विधानसभा सत्र में इस बार अपने क्षेत्र के अलग अलग मुद्दों को इस बार काफ़ी ज़्यादा उठाकर हाईलाइट हुए। सिंदरी के विधायक बबलू महतो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सीधा ले चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ मुद्दों को लेकर। जो इस बार सबसे ज़्यादा चर्चित मामला रहा वो ओबीडम का मामला रहा है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से जो वहाँ के जो रैयत हैं कहीं ना कहीं उन पर जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है, या फिर क्या है ये पूरा मामला? इसके बारे में विस्तार से जानना है। ये ओबीडम का जो मामला है ये हमारे विधानसभा का सुरुंगा पंचायत से संबंधित है और इससे यदि बाहर यदि जाते हैं तो एरिया 10 का लगभग प्राय जगह और एरिया 11 भौरा में भी ये चल रहा है। वहाँ रैयतों के ज़मीन पर बिना अधिग्रहण किए, बिना मुआवजा दिए जबरन बीसीसीएल ये करवाने का काम कर रही है, उसके कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। और सिर्फ रैयती ज़मीन ही नहीं, सरकार का ज़मीन, वन विभाग का ज़मीन, इन सब को भी ये लोग नहीं छोड़े हैं। 4000 से 5000 पौधों पेड़ों मिला करके लोग नष्ट कर दिए। वन भूमि पर ओबीडम्प हो गया, सरकारी ज़मीन पर ओबीडम्प हो गया और ज़मीन का पैसा ना सरकार को दिया, ना वन विभाग को दिया, ना ही रैयत को दिया। सरकार अपना कैलकुलेशन में ही करती है कि हमको केंद्र से इतना राशि मिलेगा, रॉयल्टी के रूप में जो पैसा मिलता है। जो ज़मीन अधिग्रहण हो गया उस पर खनन काम हो रहा है तो उसका रॉयल्टी मिलता है। लेकिन जो अनयूज ज़मीन को ऐसे ओबीडम में जो बीसीसीएल कब्जा किए हुए है, उस ज़मीन का यदि हम लोग वैल्यू देखें, यदि बीसीसीएल पेमेंट करे तो जो राशि है सरकार जो दावा कर रही है उससे कहीं ज़्यादा आगे चल जाएगी। ये मामला आपने विधानसभा में तो उठाया ही था, साथ ही साथ इस मामले को लेकर आप सीएम से भी मुलाकात की है, तो उनकी ओर से क्या आश्वासन मिला या फिर क्या चर्चाएं की गई कि भविष्य में भी इस पर क्या काम किया, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं? उनके तरफ से भी, सीएम सर के तरफ से भी बहुत पॉजिटिव ही आया। पॉजिटिव उस मायने में वो तो किया कि ये माइनिंग जो कमर्शियल काम है, कमर्शियल के लिए यदि ज़मीन का उपयोग होता है तो हम ज़मीन का रेट कमर्शियल रेट पर ही करेंगे और बीसीसीएल कोल इंडिया को देना होगा। सिर्फ खाली बीसीसीएल नहीं, सीसीएल, ईसीएल, ये सारे पूरे झारखंड में जितने हैं उसके लिए एक जांच कमेटी, विधानसभा की कमेटी बनना है। वो कमेटी जांच करके रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के अनुसार फिर कार्रवाई होगा। सीएम पूरे तरह पॉजिटिव है कि हम लोग झारखंड का जो संपदा का उपयोग बीसीसीएल अनधिकृत रूप से हुआ है, मुआवजा नहीं दे करके किया है, तो वो सब बंद होगा और जो राशि है वो राशि बीसीसीएल को भुगतान करना होगा, कोल इंडिया को करना होगा। ये जो मामला है सुरंगा जांच में ये बातें सामने आई कि जो 60 एकड़ ज़मीन है उसमें रैयतों की भी ज़मीन भी है, सरकारी भी और वन विभाग की है। उसको लेकर अभी तक कितने बातें, क्या क्या साक्ष्य मिल पाया है या फिर क्या बातें सामने आई हैं? टोटल 60 एकड़ नहीं, 60 एकड़ वन भूमि है, 118 एकड़ सरकारी ज़मीन है और रैयती ज़मीन भी कम से कम हमको लगता है कि 100 एकड़ के लगभग है। तो इतना बहुत बड़ा दायरा को ये लोग ने नष्ट किया है या जबरन ओबीडम करके रखा है, पहाड़ बना दिया है। माइनिंग का भी यदि गाइडलाइन को देखें तो एक जो लिमिट सीमा हाइट का होता है वो सीमा से 1.5 गुना हाइट ये लोग ओबीडम कर रहे हैं। तो कहीं कोई जो है, जो मापदंड है उसका पालन नहीं हो रहा है, किसी का अनुपालन है, सारा जगह मनमानी ढंग से ही हो रहा है। अब कमेटी बनना, हमको लगता है कि कोल इंडिया के ज़मीन के सवाल पर पहली बार हो सकता है कमेटी बना हो या बनने वाला है। तो ये कमेटी सही ढंग से जांच करके सरकार को देगी और सरकार निश्चित रूप से ये है कि हम लोग जो ज़मीन नष्ट हुआ या तो उस ज़मीन को खाली कराने का काम करेगी या फिर उसका मुआवजा, और खाली यदि कराती है तो भी इतनों सालों तक ज़मीन का जो उपयोग हुआ उस ज़मीन का एवज में किसान को मुआवजा दे, सरकार को दे, वन विभाग को दे। ये क्या वजह आप मानते हैं कि बीसीसीएल की ओर से जो ज़मीन अधिग्रहित, बिना ज़मीन अधिग्रहित किए जो उस पर ओबीडम्प किया जा रहा था, सरकारी ज़मीन वन विभाग की और रैयत की ज़मीन है, मनोबल कहाँ से आया और भविष्य में ऐसा ना उसको लेकर फिर आगे जो कमेटी बन रही है उनमें क्या चीज़ को लेकर काम किया जाएगा, क्या डिस्कशन किए जाएंगे? ये मनोबल जब से आउटसोर्सिंग शुरू हुआ है तब से ये बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। चूँकि ओबीडम तो पहले वैसा ये नहीं था, जब अंडरग्राउंड माइंस था तो उस समय इतना बड़ा पैमाने पर होता भी नहीं था। ओबीडम आउटसोर्सिंग से शुरुआत, तो आउटसोर्सिंग के बाद कमर्शियल माइनिंग की तरफ जो गया
उसमें बड़ी तेज़ी से एमडीओ का जैसे ही हुआ, एमडीओ को सारा ये करना है, माइंस का पूरा डेवलप ऑपरेटर के रूप में वही है, माइंस एरिया डेवलप करने का, तो सारी जिम्मेवारी उस पर होती है। ये जो पॉलिसी में चेंज करके ये लोग लाए, उसके बाद ये सब बड़ी तेज़ी आया उसको कराने में। ये लोग कुछ अपने गुर्गों को रखते हैं, कुछ ऐसे लोगों को बीच में रखते हैं, प्रशासन के लोग भी मूक दर्शक के भूमिका में आ जाते हैं। ये सारा फैक्टर है जो ये चीज़ फल फूल रहा है। तो ये मामला हो गया, हमने जो बात की कि बीसीसीएल की और आउटसोर्सिंग की ओर से जो कब्ज़ा किया गया था या फिर जो भी डंप किए जा रहे थे। अभी जो एक मामला सिंदरी का काफ़ी हाईलाइटेड है वो है डोमगढ़ का। सिंदरी का डोमगढ़ जिसे एफसीआई जो है खाली कराने का काम शुरू कर चुकी है, तो इसको लेकर आप लोगों की ओर से क्या किया जा रहा है? क्योंकि 2003 में जब एक बार ऐसा मामला देखने को मिला था तो काफ़ी बड़ा एक आंदोलन किया गया था, तो क्या वापस से उस प्रकार का कोई आंदोलन देखने को मिलेगा या फिर इस बार तरीका कुछ अलग हो? 2003 का मामला एक दूसरा अलग मामला है और ये मामला अलग मामला है। इस मायने में अलग है कि 2003 में कारखाना बंद होने के बाद लोगों को लग रहा था कि हम लोग का जो आश्रय है, पानी बिजली है, तत्काल हम लोग को यहाँ से ही कर दिया जाएगा, उसका समाधान है। पानी बिजली का भी बाधित करने का काम हुआ था, तो ये सब को लेकर पूरे लोगों में ये था। अभी एक इकाई के रूप में डोमगढ़ में ये हो रहा है और डोमगढ़ में भी वही है जो इससे पहले का जो सवाल था। डोमगढ़ में भी पूर्ण तरह नगर माने आवासीय कॉलोनी है। आवासीय कॉलोनी को हटा करके वहाँ पर किस लिए हटाएगा, उस ज़मीन का क्या उपयोग होगा, क्यों किया जा रहा है, इसको यदि देखें तो फिर उसमें भी ओबी डंप। उन लोगों को हटा करके वहाँ भी ओबी डंप होगा। एक बसा बसाया नगर को हटा करके ओबी डंप में कर दिया जा रहा है। तो ये तो एक ही नगर, यदि वैसी को ही करना है तो जहाँ जैसे जो लोग रह रहे हैं उसको अलॉट कर दे। हम लोग बरसों से मांग कर रहे हैं कि लोग जो है नियम या फिर राज्य के में ही दूसरे जगह एचईसी में जैसे है वहाँ लोगों को आवंटित कर दिया गया है लीज के माध्यम से, उस हिसाब से लीज में यहाँ दे दे। यहाँ जो एफसीआई का जब हुआ उस समय जिन लोगों ने ज़मीन दिया वो लोग भी अभी किसी न किसी कोने में बसे हुए हैं, अगल बगल हैं, तो वो लोग को भी ज़मीन के रूप में हम लोग मांग करते रहे जो अनयूज ज़मीन है उन लोग को दिया जाए। वो सब दिया नहीं जा रहा है। सरकार का जब कोई बड़ा ही आता है, जब एम्स झारखंड को मिला, हम लोग सड़कों पर पूरा ही थे कि एम्स को धनबाद में सिंदरी में बनाया जाए। 6000 एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है, लेकिन उस समय ज़मीन नहीं दिया गया। इधर हाल फिलहाल में हम सिंदरी हॉस्पिटल को पीपीपी मोड के लिए किए, तो उसको हॉस्पिटल को भी ये लोग देना नहीं चाहते, न चलाना चाहते। जनहित में या जन उपयोगी कार्य में ये लोग ज़मीन को नहीं देना चाहते। ये लोग एक ज़मीन व्यापारी के रूप में, फर्टिलाइज़र ये व्यापारी के रूप में ज़मीन को बेचने का काम कर रही है। जो ज़्यादा कीमत देगा उसको ज़मीन उपलब्ध करा रही है, चाहे ज़मीन में कुछ भी ज़मीन का किसी भी रूप से उपयोग किया जाए। इसका विरोध लोग डोमगढ़ में कर रहे हैं और इस विरोध में हम लोग भी साथ हैं। उसका आवाज़ हम लोग भी कोशिश करेंगे कि विधानसभा में ही हो। क्योंकि सवाल हमने दिया था, सवाल का जवाब ये आया कि नहीं, वो राज्य सरकार से संबंधित नहीं है, इसलिए उस ढंग का जवाब नहीं आ पाया। उसको दूसरे ढंग से स्थानीय स्तर पर कैसे हो, इसके लिए हम सोच के फिर दोबारा हम लोग करेंगे। इस बार विधानसभा में आपने कई अलग अलग मामलों को उठाया, लेकिन एक मामला जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा वो अफीम की खेती को लेकर भी था। तो इसके बारे में क्या आपकी ओर से प्लानिंग है, या फिर अफीम की खेती के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या आपने सोचा है, या फिर हमारे देश में किन किन जगहों पर अफीम की खेती होती आई है? भारत में हमको जहाँ तक है जानकारी 3 राज्य में होती है, यूपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होती है, और एक सीमित मात्रा में होती है। जितना लाइसेंस है उसी में करने का ही है। और उससे जो ज़्यादा है, या उसको हम लोग माफिया का नाम दें या अफीम तस्कर का नाम दें, वो लोग सीधे साधे लोगों को बहला फुसला करके खेती करवाने का काम कर रहे हैं। ये झारखंड में 3-4 जिलों में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लोग उनके बहकावे में आकर के इसमें करने का काम करते हैं। उन लोग पर केस होता है, जेल जाते हैं। अभी भी हमको लगता है कि हज़ारों लोग ऐसे केस में जेल में हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही करता है, स्थानीय पुलिस ही केस करती है, सभी तरह से उस पर कार्रवाई होता है। और उस कार्रवाई में जो करवाने वाले लोग हैं
वो करवाने लोग कहीं भी नहीं फंसते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए विधानसभा में हम रखने का काम किए कि अन्य राज्यों में जिस ढंग से हो रहा है उस ढंग से केंद्र, चूँकि केंद्र लाइसेंस देने का काम करती है, तो केंद्र को एक आग्रह भेजा जाए कि झारखंड में भी उसी सीमित मात्रा में दिया जाए ताकि लोग खेती करें और सरकार को ही बेचे, सरकार ही उसको लेकर के ही करे, और जो कानूनी दायरा है, प्रक्रिया है, उनके माध्यम से हो, तो कम से कम भोले भाले किसान जो लोग के चुंगल में फंस करके जेल में सड़ रहे हैं, ये इस पर विराम लगेगा। इसलिए इस चीज़ को विधानसभा में रखने का काम। अभी गर्मी आने वाली है और इस प्रचंड गर्मी में सिंदरी के लोगों के लिए, राहत के लिए आपकी ओर से क्या कुछ आपकी प्लानिंग्स है? तात्कालिक रूप से तो जो पेयजल की जो सुविधा है, सारे चापाकल को हम लोग मरम्मती का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जल मीनारे ख़राब है, उनको भी हम लोग दुरुस्त करवाने का पंचायत से जो है वहाँ पंचायत से या फिर पीएचडी से हम लोग करवाने का ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ा विशेष करके गोविंदपुर में जो पेयजल का समस्या है, इसका समाधान निरसा पेयजल आपूर्ति योजना को कंप्लीट करके ही हो सकता है। तो बरसों से यह आधार में लटका हुआ था, जिसको हम लोग विगत 1-1.5 महीना पहले शुरू करवाए हैं। काम शुरू हुआ है, नए साउथ और नॉर्थ दोनों साइड में काम शुरू हुआ है। तो इसको काम को पूरा होने में 1-1.5 साल हमको लगता है लगेगा, लेकिन 1-1.5 साल के बाद लगता है कि हर गोविंदपुर के हर गांव में, हर घर में नल जल योजना जो है वो मिलने लगेगा। सिंदरी टाउनशिप में भी काम हुआ है, वहाँ भी कोशिश होगा, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट है उसको फिर चालू कराने का ही होगा। बलियापुर में भी कई जगह पर काम हुआ है, चल रहा है, कोई गांव टोलों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन सबको चिन्हित करा करके हम लोग नए सिरे से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपने चर्चा की और ये चर्चा काफ़ी हाईलाइटेड है, ये जो गोविंदपुर क्षेत्र का जो ट्रैफिक जो चल रहा है, अभी ट्रैफिक की समस्या हो रही है, पहले के मुकाबले कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी आए दिन वहाँ पर घंटों ट्रैफिक लगी रहती है। उसको लेकर क्या अभी तैयारियां हैं या फिर कैसे उस पर काम किया जाए, क्योंकि ये समस्या लग रहा है कि इसका समाधान अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसका भी अस्थायी समाधान के लिए हम लोगों ने विधानसभा में उठाने का काम किए हैं कि राजधानी रांची में जो स्थिति है ट्रैफिक का, वो समय बहुत ही ख़राब थी, अभी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ ठीक होने का कारण है कि वहाँ ट्रैफिक में होमगार्ड को लगाया गया। तो हम लोगों ने भी मांग किया कि धनबाद में भी होमगार्ड को ट्रैफिक में लगाया जाए, चूँकि ट्रैफिक में उतने है नहीं, कार्यबल उस संख्या में नहीं है। तो होमगार्ड को यदि लगा दिया जाता है, निरसा हो, गोविंदपुर हो, धनबाद शहर हो या अन्य जगह जितने पूरे ज़िले में जहाँ ज़रूरत है, तो होमगार्ड से यदि लिया जाता है तो एक तो होमगार्ड को काम भी मिलेगा, वो लोग को काम के अनुसार पेमेंट मिलता है, तो वो लोग को पूरा 300 दिन काम भी मिलेगा। जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पर बहाली होगी, उनको फिर रोज़गार का भी एक नया ही बनेगा और ट्रैफिक समस्या का भी समाधान होगा। तो विकल्प के रूप में और सुझाव के रूप में हम लोगों ने दिया कि रांची में जो चीज़ है उसी चीज़ को धनबाद में किया जाए, होमगार्ड को लगा करके ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त। ये एक आखिरी सवाल ये है कि सिंदरी में जो अस्पताल एफसीआई का, जो कि वर्षों से बंद पड़ा है, उसको चालू कराने की को लेकर आपकी ओर से क्या कुछ प्रयास चल रहा है या फिर क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, लोगों को जब ऐसा कुछ अर्जेंट रहता है तो धनबाद आना पड़ता है SNMMCH, तो उसको चालू कराने को लेकर क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, फिर आगे क्या योजनाएँ हैं? सिंदरी तो मेरे नज़र से बहुत ही अस्पताल होना बहुत ही ज़रूरी है। इस मायने में भी ज़रूरी है कि वहाँ कारखाना पहले बंद हो गया था, कारखाना अभी चालू हुआ है और रासायनिक कारखाना है। रासायनिक कारखाना में कभी ऐसा ना हो कि दुर्घटना हो, लेकिन यदि हो जाता है, हो जाने के बाद जो गोल्डन आवर हम बोलते हैं एक्सीडेंट का, वो गोल्डन आवर में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिनको वहाँ इलाज मिल सके। तो उसको तात्कालिक इलाज देने के लिए सिंदरी में उस स्तर का अस्पताल जरूरी है। राज्य सरकार का इस बार का निर्णय है कि धनबाद में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने का है, तो उसमें मैंने विधानसभा में रखने का काम किया। ऐसे मांग में भी दिए हैं कि धनबाद का सिंदरी में जो पहले FCIL का अस्पताल 205 बेड का हुआ करता था, और भी ज़मीन का वहाँ उपलब्ध है, तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज को खोले, लोगों को इलाज भी मिलेगा और पढ़ाई भी होगी। तो ये एक प्रस्ताव सुझाव दिए हैं, इस पर आगे हम लोग लग के कराने का प्रयास करेंगे।
तो बिल्कुल आपने सुना, हमने बातचीत की सिंदरी के विधायक से और कई अलग अलग मुद्दों पर इनकी राय जानने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि इन्होंने बताया जो योजनाएं हैं उस पर ये आगे काम करेंगे। अब देखते हैं कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, चाहे वो अस्पताल की बात करें या प्रचंड गर्मी की बात करें या फिर झारखंड में अफीम की खेती को लेकर हम क्यों ना बात करें। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।